Hello students, so we are going to continue the numerical problems related with electrostatics, electric charges and electric field. So problem number fourth, related with the problem related with the Coulomb's law. So at the first we have टू टॉक अबाउट द कुलम्स लॉ। सबसे पहले हमको कुलम्स लॉ को समझना पड़ेगा कि कुलम्स लॉ क्या है। देखिए, कुलम्स लॉ को अगर आपको समझना है तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड कुलम्स लॉ विथ रिस्पेक्ट टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। बहुत आसान है। देखिए, मैं बता देता हूँ कि अगर हम चले 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है इसको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेल्स अस टू बॉडीज एट द डिस्टेंस ऑफ r, okay, and they have the masses of their mass, and when the force between them directly proportional to the product of their masses and inversely proportionate to the square of the distance between them। उनका ये है, जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि यदि दो बॉडी जो है, टू बॉडीज़ जो है वो यूनिवर्स में है और उनका मास जो है दोनों का डिटरमाइन है और उनके बीच की डिस्टेंस भी डिटरमाइन है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो फोर्स जो है वो उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, प्रोडक्ट के उस प्रोपोर्शनेट में होगा, और जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अब हम इसको अगर लेके चलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को, तो अगर उस स्टेटमेंट को हम लें कि टू बॉडीज़ हैं जिसमें m1 और m2 उनके मासेस हो गए और उनके बीच की डिस्टेंस r हो गई, तो फर्स्ट जो कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। सेकंड इक्वेशन the force between them is inversely proportionate to the square of their distance between them। मतलब उनकी बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। तो इसका मतलब हो गया कि सेकंड इक्वेशन आपकी जो बन रही है वो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन r स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन हो गई F इज़ प्रोपोर्शनेट टू m1 इंटू m2, एंड सेकंड हो गई आपकी F इज़ प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, F दोनों में कॉमन है, तो F इज़ प्रोपोर्शनेट टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने, अब जब हम प्रोपोर्शनेट है तो हमको इक्वल टू में लाना है, जैसे इक्वल टू में लाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कैपिटल G उसमें लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला। ठीक है, अब हम इसको देखें करस्पोंडेंस, जो हमको करस्पोंडिंग हम इसको लेके चलते कुलम्स लॉ के लिए। तो कुलम्स लॉ ये कहता है कि टू चार्जेस हमारे पास है Q1 एंड Q2, उनके बीच में डिस्टेंस भी वही है r स्क्वायर, r मान लो, टू चार्जेस है Q1 एंड Q2, उनके बीच की डिस्टेंस से r है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, बिकॉज जो चार्जेस होते हैं, बिकॉज चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स वाई देर इज़ द टू काइंड ऑफ द फोर्स, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसमें रिपल्सन भी हो सकता है और एट्रैक्शन भी हो सकता है। तो सीधा सा गणित है कि अगर इसको कंपेयर करते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, तो बिल्कुल सेम बात बनती है
2 चार्जेस है Q1 एंड Q2 और उन पे चार्ज है Q1 और Q2 चार्ज है, हम यही मान लेते हैं। तो इनके बीच में भी जो फोर्स होगा, चाहे वो रिपल्सन का हो चाहे वो इसका हो, तो उसमें भी क्या होगा कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन देम द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मीन्स उसका ये कहना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। तो प्रोपोर्शनेट होगा तो F इज़ प्रोपोर्शनेट टू Q1 इंटू Q2, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड ये है कि वही बात आ गई इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट की, मतलब फोर्स बिटवीन देम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनकी बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा वो। मतलब हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/r²। ठीक है, तो हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन हो गई और इन दोनों को फिर से हम कंपेयर करते हैं जस्ट लाइक द ग्रेविटेशन फोर्स। F इज़ प्रोपोर्शनेट टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r²। और बस जैसे ही हम प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा k, और उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। सो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो ये हमने पहली तो ये है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो लॉ क्या है, वो फार्मूला क्या है। तो हमने दोनों फार्मूले डिस्कस कर लिए, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है। तो अब बात ये आ रही है कि सीधे से कि बेस्ड ऑन अब जो हमारी प्रॉब्लम्स है उस पे चलते हैं। हमारे पास जो फार्मूला आ गया है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अब देखिए आप यही सम है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारा, बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रॉब्लम फिफ्थ, हमने 4 प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर ली है, ये 5th प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्री स्पेस। उसका एक कहना है कि 2 चार्जेस है जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनकी जो डिस्टेंस है बीच में वो 20 सेंटीमीटर की है, और उनके बीच में हमको फोर्स जो एक्टिंग कर रहा है, एक्टेड फोर्स हमको पता लगाना है। तो सीधा सा है, सीधी सी बात है कि जब अगर वो चार्ज है तो, और चार्ज प्रोटॉन है तो इसका मतलब है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ चार्जेस दोनों पे बराबर होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बराबर होंगे तभी आपका एटम जो है वो स्टेबल रह पाएगा। अगर इसमें थोड़ा भी चेंज आएगा तो दिक्कत होगी। सो और R इक्वल टू उसने कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया। अब एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो है न्यूटन पर मीटर पे चलेगा, तो हमको जो 20 सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो सीधी सी बात है कि जो आपका 20 सेंटीमीटर है तो उसमें क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर अपॉन 100। तो हमारा क्या आएगा, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो हमने ये कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस न्यूमेरिकल में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, आप सम भी करेंगे, आप फार्मूला भी सही लगा देंगे, पर आपका जब आंसर आएगा तो उसमें आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अब हमारा फार्मूला वही आ गया जो हमने डिराइव किया, अभी मैंने आपको इसके पहले समझाया। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब हम सारी जो वैल्यू हमने निकाली वो सारी पुट करते चले जाएंगे। अब 4πε वैल्यू 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो 9.9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये आपके सामने दे रखी है, तो ये एज इट इज़ हमने रख दी 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻1
होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका ये है कि जो पहले तो हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट जैसे ओपन किया तो हमारा क्या हो गया कि 19 टू ज़ा 32। तो हमारी जो स्टेप्स इसके बीच में आने वाली है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 टू द पावर 2 इंटू द 10 टू द पावर -38। ये इक्वेशन आएगी। ऊपर का हिस्सा आएगा और नीचे जो आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हो गया। अब देखिए हमारे पास 10 टू द पावर 9 है और 10 टू द पावर -38 है। तो पहले तो हम ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर है उसको कर लेते हैं सॉल्व। यहीं पे 23.04 इंटू 10 टू द पावर 9 -38 किया और नीचे 4 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हम क्या करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करके और इस तरीके से 4 5 या 20 ये करके और 10 टू द पावर जो 10 टू द पावर -2 है इसको हम सीधे ऊपर ले गए। हमारे पास कितना बचा 38 -9 मीन्स हमारे पास बचा है 28। ठीक है 28 बचा है। 28 में से हम जो ऊपर से लेके गए नीचे से ऊपर किया 10 टू द -2 उसमें प्लस हो गया। +2 हो गया तो हमारे साथ इधर क्या है मतलब और कितने पॉइंट के बाद कितने हैं 0 और 4 हैं। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अब चेंज करेंगे तो 5.76 इंटू 10 टू द पावर -27 न्यूटन। ये आ गया आपका। देखिए अब 6 वाला जो प्रॉब्लम है वो भी इसी टाइप से है, इसी फार्मूले पे बेस्ड है। 2 चार्जेस ईच ऑफ द 5 microcoulomb are placed in air at 0.15 meter distance apart from calculate the Colombian force acting between them। ये भी सेम है और इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो Q1 इक्वल टू Q2 जो दिया हुआ है वो 5 माइक्रोकुलम है और 5 है। इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मतलब ये आपको Q1 वहाँ पर क्या था वहाँ पे प्रोटॉन थे, यहाँ पर इन्होंने डिटरमाइन नहीं किया कि वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। R इक्वल टू 0.15 मीटर हो गया तो 15 इंटू 10 टू द -2 मीटर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड इसको पुट कर दिया Q1 और Q2 का वैल्यू जो है वो इस पर पुट कर दिया, उसका स्क्वायर हो गया है ना। स्क्वायर इसलिए हो गया कि Q1 का वैल्यू भी वही हो Q2 का वैल्यू भी वही है। ठीक है और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके 10 न्यूटन इसका आंसर आया। ठीक है अब प्रॉब्लम नंबर 7 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्सर्ट फोर्स ऑन द 2n। अब देखिए अब ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आ गई है। ऑन ईच अदर the 2 charges of equal magnitude exerts force on 2 Newton on each other and the distance between them is reduced by the 0.5 meter, then force between them becomes 1n। ठीक है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, एकदम न्यू जो है वैरायटी आ गई है इस प्रॉब्लम की। देखिए अभी तक हम बहुत सिंपल सा करते आए थे। उसने 2 चीज़ें दे दी है। पहले उसने क्या दे दिया है उसने सीधा सीधा आपको दे दिया है इक्वल मैग्नीट्यूड है। 2 चार्जेस है उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है और जो फोर्स उनके बीच में है वो दोनों के जो चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब है कि दोनों पे चार्ज सेम है। वो फोर्स जो है 2n का ईच अदर पे क्या कर रहे हैं एक्सर्ट कर रहे हैं और इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ रिड्यूस अगर उनकी डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर रिड्यूस कर दी जाती है तो उनका जो फोर्स है 1.8n रह जाता है। ठीक है तो हमको कैलकुलेट क्या करना फाइंड आउट क्या करना इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो और मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच चार्ज। अब हर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता करना है। 2 चीज़ें हमको पता करना है 1 बाय 1। तो गिवन की उसने कहा है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं
सो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q हो गया, हम मान लेते हैं कि वो दोनों Q है। ठीक है, फार्मूला हमारा हो गया F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ ये तो बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू है 1/4πε0 की। Q1 अपॉन Q2 अपॉन R² हो गया। सो 9 इंटू 10⁹ Q² अपॉन R² हो गया। अब जो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं तो F इक्वल टू 2n हो गया। तो F इक्वल टू 2 तो हमने 2n हो गया, तो हमने 2 न्यूटन हो गया, तो 2 लिख दिया यहाँ पर F के जगह पर, वो कर दिया, और 9 इंटू 10⁹ Q² अपॉन R²। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि जब 18n रह जाता है, जबकि डिस्टेंस क्या कर दी जाती है, r माइनस 0.5 m कर दी जाती है। तो हम क्या करेंगे कि 18 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q² अपॉन r माइनस 0.5²। हमारे पास कितनी हो गई, 2 इक्वेशंस हो गई। ठीक है, इन 2 इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे एक दूसरे से। 2/18 इक्वल टू दिस, सो 1 इक्वल टू दिस। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए आप दोनों तरफ का, तो 1/3² टेकिंग पोजीशन साइन। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पॉजिटिव साइन लेते, क्योंकि उसने ये कहा है, ये नहीं बताया है कि वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में दोनों तरह के फोर्स हो सकते हैं, रिपल्सन भी और अट्रैक्शन भी, तो दोनों साइन हमको लेना पड़ेंगे। तो देखिए, अगर उसको रिड्यूस करते जाते हैं तो r जो निकल के आता है 0.75 मीटर निकल के आता है, और इधर नेगेटिव जब लेते हैं तो r इक्वल टू 0.375 मीटर है। इन सेकंड कंडीशन वैल्यू ऑफ r इज डिक्रीज्ड बाय 0.5 मीटर, तो r इक्वल टू 0.375 मीटर इज़ नॉट पॉसिबल, वो होगा नहीं। हिंस इनिशियल डिस्टेंस इक्वल टू 0.75 मीटर। तो देखिए, जहाँ पर बहुत कम आएगी डिस्टेंस तो वो निग्लिजिबल हो जाएगी, वो कैलकुलेशन में नहीं आएगी, इसलिए उसको नहीं लेंगे, हम लार्जर को लेंगे। सो r इक्वल टू 0.75 मीटर एंड r इक्वल टू 0.75 मीटर, तो हमने 2 को लिया, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹, और उसको रख के हमने कर लिया, तो Q चार्जेस हमारे पास ही आ गया 11.18 माइक्रोक्यूलॉम। इस तरीके से ये हो गया सॉल्व। अब हमारे पास 8th प्रॉब्लम है, वो द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ए हाइड्रोजन एटम इज 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखिए, इसमें सीधी सी बात है, हाइड्रोजन की बात कही, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलॉम एंड R इक्वल टू 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। पुट कर दी, वैल्यू निकाल लिया। प्रॉब्लम नंबर 9 भी इसी तरीके से है। द टू चार्जेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज माइनस क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग the two charges so that the system remain the equilibrium position, find out the value of Q। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की बात कही गई है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको मैंने भेज दिए थे ये।